एवरीवन, मैं रविंद्र, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। जैसा कि आपको पता है, हम ये यूनिट नंबर 2 फोर्स एनालिसिस को स्टार्ट किया था। इस पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए सॉल्व किए थे। पार्ट 2 में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। पार्ट 1 में हमने 40 तक सॉल्व किए थे और पार्ट 2 में 50 तक। और ये पार्ट 3 को देखते हैं, जिसमें एमसीक्यू बेस अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है फोर्स एनालिसिस। तो फटाफट देखिए, बगैर देर स्टार्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़ते हैं। 10 न्यूटन वाले आकार के दो समान बल 90 अंश के कोण पर कार्य करते हैं, ठीक है। यानी समान बल हैं, दो बल कैसे हैं, समान हैं, 90 अंश के कोण पर कार्य करते हैं। इनका परिणामी, ठीक है, किसके बराबर होगा, ये विकल्प हमें दे रखे हैं, इनमें से हमको चूज करना है। तो समांतर चतुर्भुज के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। पी और क्यू के मान क्या है, समान है, हमें बस फार्मूला में रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है भाई। पी बराबर भी हमारे पास 10 है और क्यू बराबर भी 10 है। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज के नियम का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा अंडरवुड में। तो आर बराबर पी की जगह पे हमने 10 लगाया, क्यू की जगह पे 10 लगाया, 2 फार्मूले में 10 कॉस 90। कॉस 90 का मान 0 होता है। 0 होने की वजह से ये वाली टर्म्स जो है वो टोटल 0 हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 ये बचेगा। तो आर बराबर हमें मिल जाएगा ये अंडरवुड में 200, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10√2 ये विकल्प में दे रखा है। बी ऑप्शन हमारे पास राइट है। तो फटाफट से हमने आंसर इसका लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। 51 क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दे रखा है, ठीक है। वस्तु पर लगाए गए बल के प्रभाव के विषय में कौन सा विकल्प सही है, यानी वस्तु पर लगाए गए बल के प्रभाव के विषय में कौन सा नियम या कौन सा विकल्प है यहाँ पर ठीक है। देखिए, विकल्प पहला हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्या दे रखा, आंतरिक प्रतिबल का उत्पन्न होना, ठीक है। किसी वस्तु पर अगर हम कोई बल लगाएं तो उसमें आंतरिक, यानी ये दे रखा है इंट्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेस, इंट्रोड्यूस उसमें इंटरनल स्ट्रेस होगी या नहीं। दूसरा बी विकल्प इसका दे रखा है बैलेंस द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, यानी वस्तु पर लगने वाले अन्य बलों का संतुलन, ठीक है। सी विकल्प दे रखा है गति को धीमा करना। और ऑप्शन नंबर डी है सभी विकल्प सत्य हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ही ठीक है। यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं, ठीक है, वस्तु पर लगाए गए बल के प्रभाव के विषय में कौन कौन से विकल्प ठीक है ये हमको बताना है। तो विकल्प डी ठीक है। इसको आप पढ़ के देख लें। ये किसी वस्तु पर लगाए गए या किसी वस्तु पर बल लगने से निम्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहला, गति की तीव्र, यानी गति को तीव्र अथवा धीमा करना। कोई बल है, किसी वस्तु पर अगर लगा दें तो उसकी गति को या तो धीमा कर देगा या तेज कर देगा। पॉइंट नंबर 2 दे रखा है वस्तु पर लगने वाले अन्य बलों का संतुलन करना, ठीक है। आंतरिक प्रतिबल या विकृति उत्पन्न करना। बलों को प्रदर्शित करने के लिए मात्र मैग्नीट्यूड, यानी कॉमा दिशा, कॉमा क्रिया रेखा तथा क्रिया बिंदु, चारों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, ठीक है। एक पिंड पर सभी बलों के संयुक्त प्रभाव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन समझें, ठीक है। एक पिंड पर सभी बलों के संयुक्त प्रभाव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा भार, दूसरा प्रतिबल, तीसरा विकृति और चौथा इसका विकल्प है इसमें से कोई नहीं। तो इसका पहला जो है सही है, भार। क्यों है, देखिए, एक पिंड पर सभी बलों के संयुक्त प्रभाव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हम कहते हैं भार के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पर ये इसके बारे में जो है डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ के देख लेंगे और अपनी नोटबुक में इसको नोट करते रहें 1 बाय 1, ये बहुत काम आएंगे आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहें फटाफट और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
54 बल का विमीय सूत्र है। हालांकि फिजिक्स से रिलेटेड है लेकिन पूछा जा सकता है कि बल का, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फोर्स एनालिसिस है ना, फोर्स के बारे में पूरा चैप्टर है, तो यहाँ पूछ सकता है कि जो बल का विमीय सूत्र है वो क्या होगा। तो आपका यहाँ पर या तो आप डायरेक्ट याद रखें, ठीक है, 20 का विकल्प ठीक है, mL/t-2, mL/t-2 होता है, ठीक है। कैसे निकाला गया है ये आप लोग सभी जानते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि विमीय सूत्र को हम कैसे निकालते हैं। तो इसको हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम आपको नहीं बता रहे हैं, बस किसका विकल्प बी ठीक है, बस इतना बता रहे हैं, mL/t-2। बाकी हमने यहाँ पर डिटेल में इसको लिखा है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 में दे रखा है, जो एक निश्चित धुरी के, ठीक है, जो एक निश्चित धुरी के चारों ओर घूर्णन का कारण, ठीक है, बनता है, उन सभी बलों के परिणाम स्वरूप के प्रयोग ही बिंदु को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप इंग्लिश में भी पढ़ के देख रहे हैं, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस विच टेंड्स टू कॉज रोटेशन इन द बॉडी अबाउट ए सर्टेन एक्सिस इज नोन एज। तो हम उस एक्सिस को क्या कहते हैं, यहाँ पर ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला दे रखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र, दूसरा दे रखा है द पॉइंट ऑफ मेट्रे सेंटर यानी अपलब्ध केंद्र की बिंदु, और अगला इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन निलंबन बिंदु, सेंटर ऑफ प्रिस्क्यूशन, ठीक है, परितायन का केंद्र। और इसका यही क्वेश्चन अथवा करके यहाँ पर बनाया गया है, और करके, ठीक है भाई। तो इसको भी देख लो, क्वेश्चन एक ही है, अथवा करके बताया गया है। देखिए, टैंक के बिना कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न किए, ठीक है, लटके हुए पिंड के किस केंद्र पर खूब अहम रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन में दोनों में सिमिलरिटी है, आप बार बार पढ़ें। टैंक के बिना कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न किए लटके हुए पिंड के किस केंद्र पर खूब आहत करना चाहिए। आप इंग्लिश में पढ़ लें, ए सस्पेंडेड बॉडी इज टू बी स्ट्रक हैवीली विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी रिएक्शन एट द सपोर्ट इट शुड बी डन एट, है ना। यहाँ पर दे रखा है गुरुत्व केंद्र, आलम्बन केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ स्पिन यानी प्रचक्रण केंद्र, और आघात केंद्र सेंटर ऑफ प्रिक्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, और वहाँ पर भी आपका ये था सेंटर ऑफ प्रिक्यूशन, तो ये भी सेंटर ऑफ प्रिक्यूशन। देखिए, दोनों क्वेश्चन को इस तरह से दिया जा सकता है, ये एसएससी जेई में पूछा गया था, और ये डीएमआरसी में पूछा गया था। दोनों का ऑप्शन डी ठीक है, और ये आप बस इसको ध्यान रखें भाई, पढ़ें, मेमोरी को बनाएं, ठीक है। कैसे, जो निश्चित दूरी के चारों ओर घूर्णन का कारण बनता है, उन सभी बलों के परिणाम स्वरूप के प्रयोग की बिंदु को परिताड़न का केंद्र यानी सेंटर ऑफ प्रिक्यूशन कहते हैं। इस बिंदु को संघट्य बिंदु यानी इम्पैक्ट पॉइंट भी कहते हैं। दोनों पॉइंटों का आप याद रखेंगे, इम्पैक्ट पॉइंट भी कहते हैं और प्रिक्यूशन पॉइंट, सेंटर ऑफ प्रिक्यूशन, दोनों पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन नंबर 55 आपका जो था, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने डिटेल में एक बनाया है इस तरह से, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं, डायग्राम जो बना है, सेंटर ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, और सेंटर ऑफ प्रिक्यूशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ओ जो है हमारे पास वो सेंटर ऑफ प्रिक्यूशन है, ओ पॉइंट जो आपको डायग्राम में शो हो रहा है, सेंटर ऑफ, ठीक है, सस्पेंशन, ओ पॉइंट क्या, सेंटर ऑफ सस्पेंशन, और सी है सेंटर ऑफ प्रिक्यूशन, और जी पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो बीच में है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो यहाँ पर परिताड़न केंद्र यानी परिताड़न का केंद्र सदैव गुरुत्व केंद्र के नीचे रहता है। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो गुरुत्व केंद्र है हमारे पास ये जी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रखा है परिताड़न का केंद्र सदैव गुरुत्व केंद्र से नीचे रहता है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पर दे रखा है
ये पॉइंट आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निलंबन केंद्र यानी सेंटर ऑफ सस्पेंशन और प्रताड़न केंद्र सेंटर ऑफ प्रिक्शन की प्रभावी लंबाई सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के बराबर होती है, यानी एल बराबर स्मॉल एल प्लस एच, और जहाँ के की वैल्यू ये दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देख लें भाई, 2-3 बार रिपीट कर लें कि किस तरह से हमको इसको याद करना है, ये देखें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 56, एक ठोस वस्तु पर लगाए गए बल का क्या प्रभाव होता है। ठोस वस्तु पर लगाए गए बल का क्या प्रभाव होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, ठोस वस्तु पर लगाए गए बल का क्या प्रभाव होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है त्वरण मंदन, दूसरे में, तीसरे ऑप्शन में रखा है गति की दिशा में परिवर्तन, और चौथा दे रखा है ऊपर के सभी। तो चौथा आपका डी विकल्प ठीक है, यानी किसी कठोर वस्तु पर लगाए गए बल का क्या प्रभाव होता है। तो एक तो त्वरण में उसके परिवर्तन होता है ना, मंदन हो सकता है ना, गति की दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक है, ऊपर के सभी ऑप्शन ठीक है, यानी विकल्प डी ठीक है। पढ़ के देख लें इसका सॉल्यूशन। एक कठोर वस्तु पर लगाए गए बल के प्रभाव के कारण त्वरण, मंदन तथा गति की दिशा में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 57। 57 में देखिए क्या कहा गया है। 57 में क्या गया है, दो बल 120 अंश के कोण पर लगते हैं, बड़ा बल 50 न्यूटन और उनका परिणामी छोटे बल के लंब है, तो छोटा बल कितने न्यूटन का होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है भाई, दो बलों के बीच का एंगल दे रखा है, ठीक है, बड़ा बल का मान दे रखा है, छोटा बल पूछा गया है, निकाल लेंगे समांतर चतुर्भुज के नियम से। यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, बी इसका ऑप्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर बड़ा बल ये है हमारे पास 50 न्यूटन का, है ना, और यहाँ पर दो बलों के बीच चूँकि एंगल दे रखा है हमें कितना 120, एक बल तो ये मेरे पास है, दूसरा बल एक मैंने ये मान लिया, और यहाँ पर एंगल कितना दे रखा है 120 अंश का। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा है, ये कहा है कि जो परिणामी है वो छोटे बल के साथ, यानी यहाँ से छोटा बल मैंने F2 मान लिया, 90 अंश का कोण बनाता है ये रिजल्टेंट R। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर जो पूछा गया है, एक तो ये पूछा है छोटा बल कितने न्यूटन का होगा, है ना, यही पूछा है। तो यहाँ पर हमें फार्मूला यूज करना है, कौन सा, tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा हमारे पास F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, है ना। आप PQ में लेते हैं, आप PQ में लेते हो, यहाँ पर F1 F2 में ले लिया है, तो कोई फ़र्क नहीं है, फार्मूला हमारे पास वही है। एक बार फिर वहाँ से आप रिवीजन कर लें। अब वैल्यू यहाँ पर लगा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 30। अल्फ़ा क्या होता है, यहाँ पर हमने एज्यूम किया है परिणामी बल का मान बड़े बल के साथ हमने मान लिया है, क्योंकि ये हमारे पास जो एंगल है, देखिए भाई ये एंगल जो है वो 90 अंश है और टोटल 120 है, तो 120 में से 90 घटाएंगे तो 30 अंश का कोण जो है 50 न्यूटन का बल परिणामी के साथ बनाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पे हमने यही लगा दिया, और थीटा क्या, दो बलों के बीच का कोण 120 अंश है, तो tan थीटा बराबर F2 साइन 120 अपॉन 50, F1 का मान क्या है 50 है, प्लस F2 कॉस 120, और आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने फार्मूला लगा दिया, ठीक है, 180 माइनस थीटा करके, तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर साइन 30 अंश का मान लगा दिया, और इसको आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय के अकॉर्डिंग, यहाँ पर समय के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बनाए हुए हैं, तो वहाँ से आप इसकी हेल्प लेके या फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल सोल्यूशन तो आपके सामने है ही है, F2 बराबर 25 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपका ठीक है, 25 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो 57 क्वेश्चन नंबर 57 को हमने यहाँ पर देखा, तो क्वेश्चन नंबर 57 का यहाँ पर सोल्यूशन भी दे रखा है, तो आप लोग बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे दे रखा है बोज नोटेशन इज टू इंडिकेट, यानी बो संकेतांक निम्न इंगित करता है, यानी बो नोटेशन जो है
मैंने अपना डिस्क्रिप्टिव वीडियो चैप्टर नंबर 2 अप्लाइड मैकेनिक्स में बहुत ही डिटेल में इसको बताया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पढ़ सकते हैं। किसको इंगित करता है, इसका फोर्स के लिए इंगित करता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बो नोटेशन किसको, फोर्स को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, लेकिन बो नोटेशन के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि पता नहीं कुछ और भी पूछ सकता है। तो बो का संकेतान क्या है, बल की क्रिया रेखा के दोनों ओर के खाली स्थानों यानी स्पेसों में लिखे अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों से बल को नामित किया जाता है। जैसे बल F1 के दोनों ओर खाली स्थानों में ए बी लिखे हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में हमने लिख रखा है। ठीक है, ए जो F1 है उसके दोनों ओर ए बी लिखा हुआ है। ठीक है, अतः बल F1 का नाम ए बी होगा। F1 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी से। इसी प्रकार F2, F3, F4 के नाम क्रमशः बी सी सी डी डी ई होंगे। समतलीय बलों के नामांकन की इस पद्धति को बो नोटेशन कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, बो नोटेशन में जो है वो किसको इंडिकेट करता है, फोर्स के लिए इंडिकेट करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 59। ठीक है, 59 क्वेश्चन के लिए देख लीजिए। 59 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए हिंदी में मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ। 2 सदस्य बाली, ठीक है, फ्रेम पिन से O, बाई तथा बाई पर जुड़ी है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, देखिए चित्र भी साथ साथ देखते रहिए, दिखाया गया है। ठीक है, W से एक केबल जुड़ी है जो जेड पर एक चिकनी खुट्टी यानी पिग से गुजरती है तथा 500 न्यूटन के साथ जुड़ा है। ठीक है, भार क्या है, 500 न्यूटन के साथ जुड़ा है। O, बाई, X पर प्रतिक्रिया के ऊर्ध्वाधर अवयव ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम देखिए कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ हमको करना क्या है, बेसिकली आपको क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो केबल है वो केबल पे केबल लगा हुआ है, 500 न्यूटन का भार लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर ये जो है 500 न्यूटन का भार यहाँ पर लगा हुआ है इस गेंदी की सहायता से, और ये जो केबल है वो ये आपकी ये दे रखी है ना। यहाँ पर 2 रिएक्शन होंगी। ठीक है, इसको RX और RY से हमने यहाँ पर दिखाया है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ये इसका सलूशन है। मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मेरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो में जाके देखें, वहाँ आपको ये मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा यहाँ पर इसका मैं सलूशन आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रतिक्रियाएँ निकालनी है। ठीक है, संतुलन के समान प्रतिबंध लगाना है हमें। सिग्मा बाई बराबर 0, सिग्मा बाई बराबर 0 करेंगे तो सिग्मा एक्स RX प्लस RY बराबर 500 या -500 इक्वल टू 0 करेंगे, यानी RX प्लस RY बराबर 500 करेंगे। समीकरण नंबर 1 निकालेंगे और मूवमेंट निकाल लेंगे किसी बिंदु O पर, यानी O बिंदु के परता आघूर्ण निकालेंगे और आघूर्ण निकाल के समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और यही आंसर आपसे पूछा गया है। तो आंसर नंबर आपका ए ठीक है। ठीक है, 1000 न्यूटन -500 न्यूटन 1000 न्यूटन, यानी 2 जो रिएक्शन हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, वो कितनी आ जाएंगी, ये आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 60। टाइम के अकॉर्डिंग, भाई टाइम मेरे पास बहुत कम है, 20 मिनट में 10 क्वेश्चन कवर ही हो पा रहे हैं। मेरा टारगेट है ज़्यादा सॉल्व कराने का, लेकिन फिर भी कोशिश करें जल्दी। एक विद्युत चुंबकीय प्रकाश का अनुबंध यानी जिसका वजन 200 न्यूटन चित्र में दिखाया गया, तार BC में कितना बल ज्ञात कीजिए। तार BC में तनान बल या तनाव बल ज्ञात कीजिए। टेंसाइल फोर्स हमको निकालना है BC तार में। तो यहाँ पर BC तार है, देखिए यहाँ पर इस तरह से ये एक अरेंजमेंट दे रखा है। इस क्वेश्चन को मैंने ये सेम एचडीज क्वेश्चन को मैंने अपनी डिस्क्रिप्टिव वीडियो में अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 में सॉल्व किया है, बिल्कुल आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही शॉर्टकट में बताऊंगा। ये बल्ब जो दे रखा है एक रोशनी वाला बल्ब है। ठीक है, इसका भार यह है क्या, 200 न्यूटन है, जो कि नीचे की ओर इस पॉइंट पर लगेगा। ठीक है, एक ये है, यहाँ पर एक तनाव बल इधर जाएगा, एक तनाव बल इधर जाएगा। बस इनके बीच के एंगल हमको फाइंड आउट करने हैं और लामी का थ्योरम लगा के हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये जो है फीडिंग इसमें
यहाँ पर देखिए ये तो एंगल आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। ये एंगल आपको देखिए 50 एंगल और ये 65 एंगल आपको दिया हुआ है। तो 50 वाले पर ज़रा ध्यान दें, ठीक है। हमने यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर ली, ये वाली एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो 50 तो हमारे पास ये है और 90 ये है, तो हमारे पास ये 40 हो जाएगा। 50 और 40, ठीक है। ये 50 था और ये 90, और ये हमारे पास 180 में से 50 और 90 को जोड़ के हम घटा देंगे। 50 और 40 कितना हो गया, 140। 180 में से घटाएंगे तो अगला वाला हमें कोण ये मिल जाएगा। तो हमारे पास ये जो कोण आया है वो 40 अंश 1 मिल गया भाई, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डायग्राम में, ठीक है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये देखिए ये वाला 40 अंश का कोण आ गया, ये वाला है ना, ये 40 अंश का आपका कोण आ गया, एक आपने ये निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए हमको चूँकि लामीज थ्योरम यहाँ पर यूज़ करनी है, तो हम यहाँ पर 3 बलों के बीच कोण लेंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 90 + 40, क्योंकि 90 ये बच गया और 40 ऊपर से रखा, 90 + 40 ये 65 है और 90 ये है, तो 90 + 65 हो जाएगा। और 3 से 60 में से इन सभी कोणों को जोड़ के घटा देंगे तो θ2 का मान आ जाएगा। तो θ1 देखिए निकाला है, 90 + 65 155 हो जाएगा, ठीक है। θ1 मैंने बताया 90 + 65 155। θ2 3 से 60 में से सभी को जोड़ घटा देंगे। W हमें दे रखा, लामीज थ्योरम लगाना है, तो BC/sin θ1 और W/sin θ2। तो BC हमें या तो टेंशन फोर्स मान लें और नहीं तो बस PC ही रहने दें। वैल्यू लगा दे रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर सीधा सीधा ये आ जाएगा और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम बहुत कम सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ठीक है, 87.5 न्यूटन। तो यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन जो है निपटा लिए हैं। 50 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो चुके हैं, और वो 60 क्वेश्चन। और ये वीडियो अब इसकी अगली जो लेके आएंगे पार्ट 4, उसमें 61 से कवर करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। और ये यूनिट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉन्ग यूनिट है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।